अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां भी अभी गुजरी हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जब वो जाते हैं तरह तरह की जगहों पे घूमने फिरने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। मैं बात कर रही हूँ रिपीटेड किस्म की हेड इंजरी, सर को चोट लगने की। बच्चे घर पर हैं, वो भी जो है ना कूद रहे होते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और अक्सर गिर जाते हैं और सर के ऊपर चोट आती है। हम उस चोट को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं और बाद में कुछ ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। या फिर जब ट्रॉमा होता है, हेड इंजरी होती है, उस वक्त भी लोग जो इर्द गिर्द के होते हैं वो उसे सही मैनेज नहीं करते। खींचमतानी लगी होती है, इधर उठाया उधर पटखा, और बजाय इसके कि प्रॉपर तरीके से उनको उस जगह से हॉस्पिटल ले जाया करें और फिर ऑपरेशन कराया जाए, वो भी सही जगह से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरो सर्जन। ये वो डॉक्टर होते हैं जो दिमाग के और आपके जो असाब हैं उनको देखते हैं और उनकी सर्जरी करते हैं, जिसमें आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद जावेद हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद असद जावेद, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आपने हाल ही में 1000 सर्जरीज कंप्लीट की, मैंने देखा वो सारा कुछ। तो मुझे बताइए कि सबसे कॉमन आपके पास जो सर्जरी आती है, स्पेशली इन दिनों में, ये जो हेड इंजरी आती है, एक तो ये कैसे प्रेजेंट करती है, कैसे इंसान को पता चले कि खुदा ना खास्ता जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कहीं खून जम गया है, और इसके ऑप्शंस क्या हैं सर्जरी के? सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, जैसे आपने बताया कि इस सीज़न में स्पेशली मोटर बाइक्स वाले ज़्यादातर जाते हैं सैर व सेहत के लिए, और हेलमेट्स का इस्तेमाल तो हम वैसे ही गैर ज़रूरी समझते हैं, तो ज़्यादातर लोग फिर ओवर स्पीडिंग की वजह से हेड इंजरीज़ के साथ हमारे पास आते हैं। अब हेड इंजरीज़ को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत इसमें वास्ट एक चीज़ आती है, सिम्टम्स होते हैं। एक माइल्ड हेड इंजरी है जिसको आम सी हेड इंजरी बोलते हैं, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हो तो मॉडरेट होती है, या बहुत सख्त स्वेयर हो तो स्वेयर हेड इंजरी होती है। अगर हम इसके अलामात की बात करें तो सबसे पहले जब भी दिमाग पे चोट लगती है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदे का बेहोश हो जाता है। ये इस बात की अलामत है कि दिमाग को कोई ना कोई नुकसान आया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है वो आपका एमनीजिया होता है, कि आपको जब बंदा होश में आता है तो फिर उसको ये याद नहीं होता कि मेरे साथ पहले क्या हुआ है, या जब से मैं गिरा हूँ चोट लगी है तो उसके बाद से मुझे हॉस्पिटल कैसे लाया गया। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप ज़्यादातर पेशेंट्स में देखते हैं वो उल्टी का होना होता है, वॉमिटिंग होती है। ये वो सिग्निफिकेंट साइंस हैं जिसके साथ अगर कोई भी पेशेंट हो जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो और साथ में उसको एमनीजिया हो, ये ना पता हो कि पहले एक्सीडेंट कैसे हुआ है या एक्सीडेंट हुआ मैं कैसे होश में आया हूँ, या उसमें वॉमिटिंग हो रही हो, तो ये वाला मात है जिसके साथ मरीज को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अच्छा, अब जब हेड इंजरी हो गई, उधर स्पाइन को लगी, हेड को लगी और वो पड़ा हुआ होता है, तो हमारे यहाँ मुंह में पानी भी डाल रहे होते हैं, कोई इधर से उठाता है, कोई उधर से उसकी टांगे उठाता है। तो आप बताएंगे कि कैसा, क्या वो सही तरीका है कि वहाँ से उसको एम्बुलेंस में कैसे मूव करना है? जब तक आपने कॉल नहीं की तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि जब भी हेड इंजरी होती है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा बेहोश होता है, तो उस सूरत में उसका जो तरीका होता है मूव करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके सर्वाइकल स्पाइन को या नीचे किसी भी मोरन की इंजरी हुई है और गलत तरीके से आप उसको उठाते हैं तो माइनर इंजरी मेजर इंजरी में कन्वर्ट होने का ख़तरा होता है। तो सबसे बेहतरीन इसका तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई 2 लकड़ियाँ हों या कोई ऐसी चीज़ हो सैंड बैग, कि आप उसकी गर्दन के साथ रख लें और उसको एक टाई लगा दे ताकि नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर ले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें कोई इंजरी हुई है तो फिर आपके हाथ और पाँव ज़ाया हो जाने का खतरा होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इसको इमोबिलाइज करना होता है। ये आम लोगों के लिए है कि जब भी कोई आप ऐसी इंजरी देखें जिसमें बंदा बेहोश पड़ा हो तो उसकी नेक को सीधा अलाइन कर लें, बजाय इसके राइट लेफ्ट मोड़ने के। ठीक है, और जो पाँव उठाते हैं वो ना करें, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। फट्टा डालें, फट्टा तो खैर वो एक एम्बुलेंस अगर आती है तो उनके पास होता है, लेकिन फिलहाल अगर उस टाइम पे अगर ज़मीन पे सीधा लिटा दे तो वो सबसे बेस्ट है। और ये स्पाइन को जो है ना वो बेसिकली इसको सीधा रखना है और बिल्कुल हिलाना नहीं है उनकी बैक को, और ऊपर से वो नहीं करना, टांगों को नहीं उठाना। और ये जो पानी डाल देते हैं मुंह में, ये तो एक लोगों की है कि बेहोश हो गया तो पानी डालेंगे तो होश में आ जाएगा, ये भी नहीं करना। इसकी मसला ये होता है कि अगर आपने उसके मुंह में पानी डाल दिया और उसका होश का लेवल इतना नीचे हुआ कि वो पानी बजाय नीचे खुराक की नाली में जाने के सांस की नाली में चला गया तो और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और अगर खून निकल रहा हो फॉर एग्जांपल मुंह से, या उल्टी मुंह से हो रही हो, तो तब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इस सूरत में यही करना होता है कि सबसे पहले तो अगर आपने इसको इमोबिलाइज कर दिया, मतलब जो आप उसको लेटरल साइड पे भी करेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट रखी हुई है तो वो वॉमिटिंग या कोई ब्लड है ऐसे और ऐसे कोई कपड़ा आप जो है बिल्कुल वो वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम उसको अस्पताल ले गए, आप मुझे बताइए कि एक न्यूरो सर्जन जो सर्जरी करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ट्रॉमा हुआ है, वो कितना टाइम लेती है, कितनी ज़रूरी है? लोग उसमें डिले कर रहे होते हैं कि भाई इतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़ा सा ये बताएं ताकि लोग डिले ना करें, उन्हें पता हो टाइम इज़ एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इसमें डिले तो बहुत ख़तरनाक है। इसको हम ऐसे कहेंगे कि जो आपका टाइम है वो आपका ब्रेन है,
जितना ज़्यादा आपका टाइम चलता जाएगा इंजरी के बाद उतना ब्रेन को डैमेज होता जाएगा। तो जितना क्विकली आप पेशेंट को हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाएं तो ये सबसे अच्छा होता है। तो बेहतर यही है कि जब भी आपको ऐसा कोई पेशेंट आपका रिश्तेदार हो या किसी को इस तरह से चोट लगे तो उसको फौरी तौर पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसके सबसे बुनियादी टेस्ट जो होता है वो सीटी स्कैन होता है। क्योंकि इसमें मरीज़ को सबसे पहले मुआयना किया जाता है उसकी आंखों का, उसके होश के लेवल का, और नेक्स्ट चीज़ जो टेस्ट होती है वो सीटी स्कैन होता है। तो सीटी स्कैन के अंदर हमें नज़र आता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा डैमेज है, कहाँ पे खून निकला हुआ है और कौन सी ऑपरेशन के लिए हमने उसको तैयार करना है। अच्छा। तो ये सबसे ज़रूरी है कि ऐसे मरीज़ को बिना टाइम ज़ाया किए आपने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना। अच्छा, ये तो आपने बता दिया ना कि ये तो वाज़े तौर की इंजरी थी, वो बेहोश हो गया, आपने देख लिया, लेकिन कई दफ़ा बच्चों का ये होता है कि चोट लगी उसके बाद वो सो जाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद ये बेहोश नहीं हुआ है, और उसके बाद जब उठते हैं तो अब तक ठीक होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें कोई ना कोई अलामात आना शुरू हो जाती है। तो इसमें इसका क्या है? इसका एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है ना सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि जब भी दिमाग पे चोट लगती है, अगर वो माइनर डिग्री की भी है, तो बाद में पेशेंट्स के अंदर हेडेक का होना, इरिटेबिलिटी हो जाना, यादाश्त की कमी का हो जाना, नींद की जो है ना वो कमी का वो मुतासर होती है, या बाज़ दफ़ा भूख ख़त्म हो जाती है। इवन जो है ना मेरे एक पेशेंट लास्टली एक यंग देखा है बच्चा जिसको सर पे चोट लगी थी, उसके बाद वो बेचारा कहीं बैठ नहीं पा रहा था। अच्छा। तो कॉन्टीन्यूसली कभी एक जगह बैठता था, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, और उसके हाथ पाँव की मूवमेंट भी एक्सेसिव ज़्यादा हो गई थी। हाँ, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई चोट लगती है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी बनता है। ये नहीं कि बस अब सो गया है या कोई मसला नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डैमेज नहीं हुआ। जब आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो सीटी स्कैन करके देखते हैं कि कहीं खून जमा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल। इसमें एक जो ख़तरनाक एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं दिमाग के अंदर एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। उसमें बंदे को चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो ठीक होता है परफेक्टली नॉर्मल। तो बाद में एकदम से 3-4 घंटे बाद वो एकदम से डाउन हो जाता है, क्योंकि अंदर खून आहिस्ता से ज़्यादा होकर उसको बेहोश कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको लगे कि बस मामूली सी चोट हुई है, थोड़ा बेहोश हुआ हूँ, अब ठीक हूँ, तो ऐसे बात नहीं है कि आप उसको हॉस्पिटल लेके ना आएँ। तो ये तो सबसे ख़तरनाक होता है ऐसे मरीज़, क्योंकि ये समझते हैं कि बस अब मैं ठीक हो गया हूँ, वो हॉस्पिटल आने के बजाय कहीं और चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो हीमाटोमा बड़ा होता है और एकदम से बेहोश हो जाते हैं तो उस कंडीशन उनके लिए जानलेवा साबित होती है। अच्छा, जब आप इसकी सर्जरी करते हैं तो ये जो खून हुआ, जमा हुआ खून है, एक तो आपने कहा कि एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ये तो कुछ घंटों में पता लग जाता है, कुछ ये भी तो होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो जमा हुआ खून कहीं अंदर होता है जो कि कोई सिम्टम्स दिखाने लगता है। अब इसमें ये डिपेंड करता है ना कि कौन सी एज में आपका ये चोट लगी है। अक्सर जो ओल्ड एज होते हैं 60-65 के अंदर, उनमें अगर चोट लगती है तो उनके दिमाग के अंदर इतनी थोड़ा सा सिकुड़ाव नेचुरली आया होता है कि उस पर खून निकलता है, उनको सिम्टम्स उस वक्त नहीं होते। अच्छा। तो वो खून तो अंदर होता है, लेकिन उनको अलामात जो है ना एटलीस्ट 2 से 3 महीने बाद ज़ाहिर होती हैं। उन अलामात में ये होता है कि पेशेंट को फालिज की तरह एक हाथ पाँव में कमज़ोरी आ जाती है, ज़ुबान बंद हो सकती है, बोलने में दुश्वारी पेश आ सकती है, या इर्द गिर्द के लोगों से उनकी जान पहचान और ये चीज़ें यादाश्त ख़त्म हो जाती है। अच्छा। तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमास। ये यूजुअली जो है ना ओल्डर एज ग्रुप्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेन पहले से श्रिंक्ड होता है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है अपनी अलामात ज़ाहिर करने में। अच्छा, आपने बताया कि ये जो सर्जरी होती है दिमाग की, पहले तो लोग डरते थे दिमाग की सर्जरी से, कि पूरी की पूरी खोपड़ी खोल देते हैं, दिमाग बाहर निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप बता रहे थे, मुझे ब्रेक में भी बता रहे थे कि किस तरह से बहुत ही कम छोटा कट लगा के भी ये हो जाती है, और कैमरे के ज़रिए, और इतनी बड़ा कुछ खोलना नहीं पड़ता, इन्फेक्शन का डर नहीं होता, हीलिंग भी जल्दी होती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये बताएं, क्योंकि लोग यूजुअली ना इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि भाई नहीं कुछ हो ना जाए हमें सर्जरी कराने से। यूजुअली अभी मैं आपको बताऊँ कि हमारे लोगों के अंदर खैर इतने सारे प्रोग्राम्स ही हम लोगों ने इकट्ठे भी किए हैं, इसके अलावा भी किए हैं, लोगों को समझाया भी है, लेकिन एक मिथ्स हैं जो कि शायद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमने कोई ऑपरेशन करवा लिया तो बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो जो बीमारी इनिशियल स्टेज में डायग्नोस होती है और उसकी जो ट्रीटमेंट इनिशियली हो जानी चाहिए, वो डिले होते होते पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो नए तरीके आ गए हैं जिसमें हम जस्ट एक बार होल करते हैं, उसके साथ कैमरा होता है, और कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जो आपको एग्जैक्ट पाथवे बताती हैं कि आपने टारगेटेड इस जगह पर अप्रोच करना है। जैसे आप ये गुलदस्ता पड़ा है, इसमें हमने एक जगह पे जाकर कुछ निकालना है तो हमें बताएंगी पाथवे। अच्छा। तो उसमें एक्सेसिव ब्रेन डैमेज नहीं होता, रिट्रैक्शंस नहीं होती। हाँ जी, तो एक बार होल से आप जाके थ्रू द हेल्प ऑफ कैमरा जो है ना आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। अच्छा, ये पोस्ट सर्जिकल केयर भी थोड़ा सा बताएं, जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं स्पेशली जिनका सर की सर्जरी हुई होती है, तो क्या उनकी केयर है? अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह सर्जरी, एक कामयाब सर्जरी को अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी ना मिले तो वो नाकाम हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर आपकी नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपका घंटे या आधे घंटे के हिसाब से मरीज़ का होश का लेवल चेक होता है, उसकी आँख की पुतली का साइज़ चेक होता है,
फिर उसको कितना फ्लूइड जा रहा है, कितना बाहर उससे आ रहा है, ये सारा कुछ चेक करना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ पेशेंट की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ वो लम्हे होते हैं जिसमें जब आप ऑपरेशन, ब्रेन का स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, कि उसके अंदर ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी सूजन आने का ख़तरा होता है, जो अगर आपने टाइमली उसको पिक किया और कोई मेडिसिन दे दी तो वो मरीज़ ठीक रहता है। अगर खुदा न खास्ता वो टाइमली पिक नहीं होता तो वो ब्रेन हर्निएशन की सूरत में मरीज़ का जो होश का लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही है कि आप जब भी किसी हॉस्पिटल का इंतखाब करें तो ज़रूर आप देखें कि वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसी है। तो जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, डॉक्टर असद ने बड़ी ही डिटेल में बताया कि खुदा ना खास्ता किसी को भी इस किस्म का कोई भी होता है ना कि आपको हेड इंजरी हुई है तो आपने उसको डिले नहीं करना। पहले तो अगर एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है तो एक फट्टा सा आप रख सकते हैं पीछे और स्टेबलाइज करके नेक को आपने तभी उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट करना है और बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है। और जाके हॉस्पिटल में प्रॉपर न्यूरो सर्जन से जब आप ऑपरेशन कराते हैं उसमें भी आपने डिले बिल्कुल भी नहीं करनी। ये तो हेड इंजरी के ऊपर हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बैक के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को कमर का मसला होता है, कमर दर्द ला होता है, वो बिल्कुल झुक नहीं पा रहे होते, दर्द से बिल्कुल वो होते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि भाई आपका जो है वो हर्निएशन हो गई है या डिस्क का मसला है और वो उसका कभी ऑपरेशन नहीं कराते। कभी किसी मालशिया के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। आजकल कोई लेजर वेजर चल रहे हैं, वो खामखा के वो होते हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है पीआरपी के पीछे बगैर जाने में। और ये जो इस तरह की थेरेपीज हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करी है। लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कीजिए कि स्पेशली ये जो कमर का मसला होता है ये बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, इसमें मालशिया, पहलवान, बाकी लोग जो है वो इतना रोल नहीं प्ले करते। मैं आपको बताऊं कि अब जब भी हमारी ओपीडीज़ के अंदर 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बैक एक होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लाइफस्टाइल है और हमारा हेल्दी वो क्या कहते हैं खाने का स्टाइल, हम ओवरवेट होते जा रहे हैं और फिर एक्सरसाइज तो हमारे अंदर बिल्कुल है ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। किसी को बोलो कि एक्सरसाइज करें तो वो कहते हैं जी मैं ऑफिस जाता हूँ या मैं घर के काम करती हूँ तो ये मेरी एक्सरसाइज हो गई ना। हालांकि ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपरली टाइम निकालना होता है, अपने लिए टाइम निकालना होता है, किसी और के लिए तो खैर होता नहीं है, लेकिन लोग अभी भी इसकी अहमियत से उसी तरह से वाकिफ़ नहीं है। तो अगर हम बात करें बैक एक की तो ये सबसे कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं। और बैक एक में फिर डिस्क हर्निएशन, बैक एक तो बहुत सारी वजूहत से होता है, लेकिन जो डिस्क हर्निएशन होती है जिसमें इनिशियली बैक पेन, फिर लिम्ब के अंदर किसी एक टांग के अंदर या दोनों के अंदर वो जाता है, रेडिएट करता है, फिर पाँव सुन्न हो जाता है या पाँव का पंजा जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाना कमज़ोर हो जाता है, या खुदा न खास्ता बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके छोटे बड़े पेशाब की नसें अगर दब जाएँ तो आउट ऑफ कंट्रोल वो भी हो जाता है। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है क्योंकि वो तो एक इमरजेंसी है। जहाँ तक हम बात करें डिस्क हर्निएशन की तो वो कॉमनली हमारे पास आजकल आ रही है। उसकी वजह यही है कि डाइटरी हैबिट्स भी हमारी ठीक नहीं है, ऊपर से एक्सरसाइज भी नहीं और पोस्चर भी सही नहीं है ना, बिल्कुल यूं करके झींगा बन के बैठते हैं हर वक्त फोन पे, कंप्यूटर पे। बिल्कुल, तो फोन की वजह से तो एक कोई बीमारी टेक्स्ट नेक आ गई है। अच्छा। वो एक आईडी क्या कहते हैं जो डिजीज की एक सेंटर है, उन्होंने उसको स्पेसिफिक एक नाम दिया है टेक्स्ट नेक, आप टेक्स्ट कहते हैं टेक्स्ट नेक बीमारी का नाम हो गया। तो ये बीमारी सर्वाइकल स्पाइन की है, लंबर स्पाइन में डिस्क हर्निएशन है। अच्छा। अब अगर हम इसकी बात करें, ज़्यादातर लोगों को जब ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी पेशेंट को बैक एक है और 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन पीरियड हो गया है और आपका दर्द नहीं जा रहा, दवाई से फिजियोथेरेपी आपने करवा ली है, पोस्चरल हैबिट्स भी चेंज कर ली, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो फिर ऑपरेशन इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्रोलॉन्ग अगर पेन किलर्स लेते हैं तो उसके और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेशन की तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एंडोस्कोपिक ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें सिंगल कट लगता है, एक स्टिच आता है और कैमरे के थ्रू आपकी जो डिस्क होती है उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा। तो ये सबसे अच्छा है, इसमें मरीज़ को हम आफ्टर 3 आवर्स घर भी भेज सकते हैं अगर वो जाना चाहे तो। वो पेन फ्री होता है और अपनी लाइफ दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि कंप्रेशन हो गई है कि वो मोरों के बीच में, चलें पहले कॉलर ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सारा से बात कर रही हूँ। जी पूछिए मैडम। ये अभी मैंने प्रोग्राम देख रही ना, दिमाग के बारे में लगा हुआ था जी, तो डॉक्टर का नाम असद है। तो मैंने जी तो मैंने यही पूछा, दिमाग की बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा अपने मैं भी, मेरे बच्चे को भी इसी तरह का मसला बना हुआ है। अच्छा। छोटा सा अभी तो जब पैदा हुआ था पता भी नहीं चला, आस्ता 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 फिर वो भागने लगा, फिर अभी वो बातें भी नहीं करता, 4 साल का बच्चा हो गया। अच्छा। वो हर चीज को ना घुमाता है, चिड़ापी, कुछ कह रहे हैं ऑटिज्म का इसको मसला हो गया है। ठीक है। और आप हमें समझ नहीं। जी जब बच्चा पैदा हुआ था तो पैदाइश के वक्त कोई प्रॉब्लम हुई थी? पैदाइश के वक्त नहीं मैडम, रोया भी था, ठीक ठाक था, ऑपरेशन हुआ था।
ऑपरेशन हुआ था। चलिए आप फिर जवाब जो है ना वो सुनिए जी। वो कह रही हैं कि उनका बच्चा की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो इतनी ठीक नहीं है अब तक, तो मेरा ख्याल है उन्होंने रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं कराई होगी। मुझे यही लग रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो कज़न मैरिजेस, सबसे हम बेसिक रूट कॉज को अगर बात करें ना, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर मैं ऐसे देखता हूँ जिनके अंदर अगर सेरिब्रल कोई प्रॉब्लम है, दिमाग का मसला है, कमज़ोरी है, स्पेशली सीपी चाइल्ड उसको बोलते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें कज़न मैरिजेस होती हैं। अच्छा। तो कज़न मैरिजेस से आपके जो जीन्स हैं उनके अंदर डाइवर्जन नहीं होती, वो उसके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कज़न मैरिज वाली हो गई। नेक्स्ट चीज़ होती है कि अगर बच्चा पैदा हो जाता है और फ़ौरन रोया नहीं है तो फिर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो ब्रेन सुकर जाता है फ़ौरन। तीसरी चीज़ जो होती है वो इन्फेक्शन का हो जाना हो जाता है, जो कि बच्चों में कॉमनली, हाँ जी, मेनिंजाइटिस इसको बोल देते हैं। तो बाज़ लोग इन्फेक्शन को समझते नहीं है, बुखार हो रहा है, छोटी मोटी दवाई लेके कभी ठीक होगा, कभी बुखार हो गया, तो बेसिकली दिमाग के अंदर इन्फेक्शन होता है जो कि दिमाग को डैमेज कर रहा होता है। अच्छा। तो ये वो बीमारी होती है जिसकी वजह से दिमाग के अंदर सुकड़ाव आना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर झटके भी लगते हैं मिर्गी के। फिर उसके बाद जो नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं जिसमें बच्चा अपनी गर्दन होल्ड करना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, वो डिले हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आपने पीडियाट्रिशियन को तो दिखाना ही है, साथ में न्यूरोसर्जन को भी दिखाना है, जिसमें उनका सीटी स्कैन होता है या एमआरआई होता है, व्हाटएवर जो भी हम इन्वेस्टिगेशन देख के करवाते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ मेडिकेशंस होती हैं और फिर उसके साथ आपने बच्चे की स्पेशल जो है ना केयर, जिसमें स्पीच थेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, ये चीज़ें करनी होती है। तो इसमें होता ही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चों के अंदर 10 साल तक ये होता है कि उनके अंदर ब्रेन रिमोल्डिंग हो सकती है। तो वो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो बच्चा जब बड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। अगर फिट्स हैं तो वो भी रुक जाते हैं, अगर उसके हाथ पाँव जैसे बैठने की सलाहियत नहीं है, चलने की नहीं है, तो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक उसके अंदर चांसेस होते हैं कि दोबारा नॉर्मल हो जाए। बहुत अच्छी बात है और होप की बात है। हाँ जी, अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मिसेस बुखारी पिंडी से बोल रही हूँ। जी मिसेस बुखारी, क्या पूछेंगे आप? बेटा मैंने ये पूछना है कि वो क्या कहते हैं, मेरे मियाँ को 2-3 साल पहले स्ट्रोक हुआ था जी, तो उसको तो हम फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं। तो अब मतलब वो टूटी फूटी बोलते हैं, बस बोलना उनको बंद हो गया, राइट साइड पे हुआ था। अच्छा, मतलब वो चाहते हैं कि इसका कोई इलाज है? ठीक है, उनकी उम्र भी बता दीजिए। उम्र 70 ईयर्स। 70 इयर्स उम्र है जी। कुछ पूछेंगे? अच्छा, इसमें ब्लड प्रेशर शुगर भी है उनको? जी, ब्लड प्रेशर शुगर है उनको? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर है। शुगर है उनको। शुगर कंट्रोल्ड है? जी कंट्रोल भी है, लेकिन ये कि वो चाहते हैं कुछ बोलना तो वो नहीं। ठीक है, उनकी ये जिस्म का राइट हिस्सा मुतासिर है? जी, जिस्म का हाथ पाँव साइड सीधा साइड वाला मुतासिर है? राइट साइड पर। ठीक है, सही। चलिए मैं आपको इसका बात जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अच्छा, अब जब फालिज की बात आ जाए तो फालिज भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और इसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ज़्यादातर 70% फालिज वो होता है जिसमें खून की रग ब्लॉक होती है और ऐसे पेशेंट डायबिटिक भी होते हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं और उनके अंदर हाइपरलिपिडीमिया, चर्बी की मिकदार भी ज़्यादा होती है, या स्मोकर्स भी होते हैं साथ में, स्पेशली मेल्स के अंदर कॉमन है। तो अगर ऐसा कोई रिश्तेदार आपका, ये एक प्रिवेंटिव पहले बात बता रहा हूँ, फिर इलाज की तरफ आएंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ डेवलप आप अपने आसपास देखें कि एकदम से हाथ सुन हो गया है या पाँव सुन हो गया है या आप उसको उठा पा नहीं रहे या ज़ुबान बंद हो गई है, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है 3.5-4 घंटे का, जिसमें आपने मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना होता है। वहाँ पे एक इंजेक्शन लगता है जिससे वो खून का लोथा डिज़ोल्व हो जाता है और आपके सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो कॉमनली आप अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता होना चाहिए ये चीज़ कि अगर खुदा न खास्ता ये अलामात हैं तो मरीज़ को हॉस्पिटल डेफिनेटली लेके जाएं, बजाय इसके कोई ये गोल्डन टाइम होता है, इसमें वो इंजेक्शन लग जाता है तो मरीज़ सारी उम्र की माजूरी से बच जाता है। अब आ जाते हैं कि जब ये चीज़ हो गई, आप उस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले गए, जैसे आप खातून बता रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया, तो अब इसमें ज़्यादातर जब ब्रेन को डैमेज हो जाता है वो इरिवर्सिबल होता है। अब इनका लेफ़्ट साइड डैमेज हुई है तो इनका राइट हाथ और पाँव और ज़ुबान मुतासर हो गया। अब जारी बात है, बंदा बोलना तो चाहता है लेकिन अब जो सेंटर है जो कंट्रोल कर रहा है आपकी ज़ुबान को वो ख़त्म हो चुका है। अब उसमें अनफॉर्चुनेटली फौरी तौर पे तो कुछ होता नहीं है, इसमें स्पीच थेरेपी वगैरह करवानी होती है जिससे वो बहुत थोड़ा शायद इस काबिल हो जाए कि वो बोल सके। तो ये तो चीज़ जो है ना थोड़ी सी ऐसी होती है, क्रॉनिक टाइप चीज़ होती है। अच्छा, तो मतलब ये इरिवर्सिबल डैमेज है इसकी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं आया है। जी अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? बोल रही हूँ जी, पूछिए। मेरे ना बाएं तरफ सर में दर्द होता है गर्मी की वजह से, जब ज्यादा धूप में निकलती हूँ, किचन में काम करती हूँ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई है मैंने। जी, आपने इसका मुआयना कराया, इन्वेस्टिगेशन हुई, टेस्ट कराए?
हाँ जी, मैंने करवाए थे, सिटी स्कैन भी करवाया था, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है? हाँ जी, वेट है मेरा। ब्लड प्रेशर शुगर है आपको? नहीं, बीपी होता है। अच्छा, नज़र सही आता है आपको? हाँ, नजदीक ही वीक है, दूर की नजदीक वीक है। उम्र बताएं अपनी। और 53 है। 52 ईयर, ठीक है, सही है। तो मेडिसिन खाने से कोई फ़र्क पड़ता है? सॉरी, कौन सी मेडिसिन ले चुकी हैं आप तक? मेडिसिन में लेती हूँ सनफ्लेक्स। अच्छा, सिनफ्लेक्स। और एक एस्ट्रोनल है फोर्ट। अच्छा, उससे बेहतर होता है कि नहीं? हाँ, वो जब खाती हूँ तो आराम आ जाता है, मगर जब शिद्दत हो जाती है ना मगरब तक तो फिर नहीं आता आराम। आधे सर का दर्द होता है हमेशा या पूरे सर में होता है? नहीं, आधे में होता है। आधे सर का दर्द हमेशा एक ही तरफ होता है, दूसरी तरफ भी होता है? एक तरफ बाएं कान के ऊपर ज्यादा होता है, जब कान के ऊपर वाली साइड है ना उधर ज्यादा होता है। इसके साथ उल्टियाँ होती हैं? नहीं, उल्टी नहीं आती, कभी कभी चक्कर आते हैं। अच्छा, ठीक है, सही। जब किचन में काम करती हूँ ना तब ज्यादा होने लग जाता है। अच्छा, चलिए कुछ आपको मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आप आंसर सुनिए। तो इसमें जो सॉरी, आधे सर का जो दर्द होता है उसमें ज़्यादातर माइग्रेनिस हेडेक्स के ज़्यादातर वो होते हैं, और इसमें यही होता है कि आपको या तो एक तरफ होता है, दूसरी तरफ ऑल्टरनेट करता रहता है। बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो खून की रगें होती हैं, जो इसकी थ्योरीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, डायलेटेड हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, डायलेटेड हो जाती हैं पल्सेशन की वजह से। ड्यूरा एक बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा पेन होता है। तो इसमें एक और चीज़ होती है जो दिमाग के अंदर एक बीमारी होती है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर कॉमन होती है, इसलिए मैंने उनका वेट का भी पता किया। ठीक है। ओवरवेट लेडीज़ के अंदर ब्रेन के अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी वो दर्द हो सकता है। उसमें एक तो वेट रिडक्शन सबसे पहली चीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है, नमक का इस्तेमाल आपने कम करना होता है, और इसकी कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं वो खाने से ट्रिप्टेन्स वगैरह जो है वो ट्रिप्टेन्स भी होते हैं। हाँ जी, तो पैरामेड ड्रग्स होती हैं। आप सप्लीमेंट्स वगैरह मैग्नीशियम वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज बड़ा ज़रूरी है, वजन कम कीजिए, और जो भी ट्रिगर्स है ना, फॉर एग्जांपल भूखा रहना या धूप में जाना या गर्मी में बहुत ज़्यादा जाना या बहुत देर लाइट, बहुत ही तेज़ लाइट या बहुत तेज़ साउंड में रहना, ये सब ट्रिगर करते हैं। कुछ चीज़ें खाने में जैसे चीज़, चॉकलेट, नमक जो है वो भी ट्रिगर कर देती है। तो आपने एक तो अपना ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है और उससे अवॉइड करना है। आइस आप रख सकते हैं, थोड़ा सा उससे हेल्प करता है, और जैसे मेडिकेशन आप डॉक्टर से रजू करके ट्रिप्टान वगैरह ले सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स में भी कई लोगों को बीटा ब्लॉकर या मैग्नीशियम वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन जाके मुआयना ज़रूर जो है अपना इन डिटेल करा लीजिए फॉर हेडेक। ये हेडेक तो चले हमें पता चल गया आधे सर का हेडेक था, माइग्रेन था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी एक जगह पे लोकलाइज्ड अचानक हेडेक शुरू हो गया, उसके साथ विजन की दोगला हो गया, या आपका डबल विजन हो गई, या लॉस हो गया, या खुदा न खास्ता उसकी वजह से वो ब्लैकआउट हो जाता है, या एक ही जगह पे फड़फड़ इनको फड़फड़ाहट होती रहती है। ऐसे लोगों को आप किस तरफ जो है ना कैसे डायग्नोज करते हैं? ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बेजलर हेडेक्स हम इनको बोलते हैं, बेसिकली जो आपने अलमात बताई ना, डबल विजन हो गया, एकदम से पेन का आना शुरू हो गया, बाज़ दफ़ा डिस्फेजिया हो जाता है, इस तरह के हेडेक्स। हाँ जी बिल्कुल, या टिनाइटिस शुरू हो जाता है कानों में ज़्यादातर लोग कहते हैं जी आवाज़ें आती हैं, सर दर्द भी होता है, या बैक ऑफ द जो हेड होता है इसमें होता है। तो इसमें या तो जो है ना आपकी जो सप्लाई है ब्रेन को, जो ब्लड सप्लाई जा रही है पीछे से, उसके अंदर रुकावट आ रही है, या फिर जो आपकी ये सर्वाइकल मोरे हैं, गर्दन के मोरे हैं, इनके अंदर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको बैक ऑफ द हेड पे ज़्यादा जो है ना दर्द होता है, और उसके साथ वॉमिटिंग भी होती है, और उसके साथ आपको डबल विजन के साथ साथ आपको चक्कर भी आते हैं। तो इसका ऑपरेशन मौजूद है? देखिए हर हेडेक का तो ऑपरेशन नहीं होता। नहीं, इस वाले का मैं कह रही हूँ, ये जो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एन्यूरिज्म या जी बिल्कुल, आप एन्यूरिज्म तो इस तरह से खैर हेडेक के बगैर आता है, लेकिन एक चीज़ स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि कुछ लोगों को होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ठीक है। ऐसा पेन जो एक शूटिंग पेन सा मुंह में आता है, जैसे करंट सा, एग्जैक्टली, और ज़्यादातर ऐसे लोगों ने बहुत सारे दांत निकलवाए होते हैं, दर्द ही नहीं जा रहा, तो लोगों को लगता है दांत की वजह से ऊपर नीचे। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया वाले, जिनमें अक्सर दांत खत्म हो चुके थे, तो बाद में पता चलता है दांत का दर्द नहीं, ये तो नस पीछे प्रेस हो रही, तो इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम एंडोस्कोपिक ऑपरेशन कहते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सिंगल बर होल होता है, उसके ज़रिए हम अंदर जाके, तो इसमें बेसिक वजह ये होती है कि खून की और करंट की रग आपस में टकरा रहे होते हैं। अच्छा। तो उनके बीच में खास किस्म का मटीरियल रख देते हैं जिससे वो दर्द खत्म हो जाता है। तो बेसिकली किसी को अगर इस तरह की करंट वाला बहुत ही बुरा दर्द हो रहा हो, जब वो कंघी करने लगे, हाथ उठाए, हल्की सी हवा भी लग जाए, हल्की सी हवा से भी हो, तो प्लीज आपने जो है ना ये नहीं सोचना कि इसका कोई हल नहीं है, पेन किलर्स खा के नहीं होगा, आप ऑपरेशन करा लें। हम थोड़ा सा ब्रेन ट्यूमर की तरफ भी आते हैं, ये भी बहुत कॉमन हो गया, स्पेशली यंग लोगों में आजकल बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी कौन सी अलामत है, और कितना जल्दी अगर करा लिया जाए तो आपकी जान बच सकती है?
ब्रेन ट्यूमर जो है ना, अभी इसके अलामात को अगर देखें तो ब्रेन के अंदर जब भी कोई चीज़ पैदा होती है, या तो जैसे हेड इंजरी हुई उसमें एकदम से खून निकला, लेकिन ब्रेन ट्यूमर ऐसा होता है कि पहले छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। तो ब्रेन जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता कंपनसेट करता रहता है उस प्रेशर को, अनटिल के वो एक ख़ास प्रेशर से ऊपर जब जाता है तो पहली जो चीज़ होती है वो हेडेक का होना होता है। ठीक है। और इस हेडेक में सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। एक पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस ब्रेन ट्यूमर पे आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं नूर मोहम्मद बात कर रहा हूँ कराची से। जी पूछिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये रीढ़ की हड्डी का मसला बहुत आम चल रहा है ना। जी जी। तो लोगों में एक डर है, तो डॉक्टर साहब प्लीज बताएं कि ये थोड़ा सा जो है ना लोगों को ब्रीफ करें कि ये डर खत्म करें लोगों का ना। मेरा बेसिकली खुद गर्दन का मसला था, तो डॉक्टर जो है ना मुझे एक आधे ये छोटे MBBS स्टेप डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि आप अपाहिज हो जाएंगे, आपको ये मसला होगा, आपको वो मसला हो जाएगा। तो मैंने पिंडी से ऑपरेशन करवा लिया था। अच्छा। इस्लामाबाद से, सॉरी जी, इस्लामाबाद में है एली मेडिकल क्लिनिक। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ से डॉक्टर खलीक जमान से मैंने ऑपरेशन करवाया था अपना। जी जी। तो मेरा एक बाजू जो था ना वो बिल्कुल समझ लें कि नाकारा हो गया था जी। लेकिन मैंने महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन करवा लिया। आप यकीन करें कि कोई मतलब रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई ये छोटे मोटे जो डॉक्टर होते हैं, कोई एग्री नहीं था इस बात पे ना कि आपको तो अल्लाह ना करे अपाहिज हो जाएंगे तो सारी जिंदगी चरपाई पे हो जाएंगे। मैंने करवा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं रेंजर में नौकरी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कॉल। हाँ, ये अच्छी कॉल की और बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कितना इन्होंने रेलेवेंट कॉल की और बात बताई, आप इसको हाईलाइट जरूर कीजिए। बिल्कुल मैं करूंगा, और मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन करूं उनके बाद एक वीडियो बनाता हूं और पोस्ट भी करता हूं, जस्ट फॉर अवेयरनेस के लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। ये जो कह रहे थे कि जब ऑपरेशन होगा तो आप माजूर हो जाएंगे, चलने फिरने के काबिल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो दर्द के साथ गुजारें, लेकिन ऑपरेशन करा लेंगे तो माजूर हो जाएंगे। और ये बहुत कॉमन है। इवन बताऊं कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी, एक तो चलो ठीक है आउटस्कर्ट्स से आते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन जो इधर पढ़े लिखे इस्लामाबाद वो भी यही कहते हैं कि एक दफा वो सही पढ़ा लिखा बंदा वो कहेगा नहीं ऑपरेशन तो सर बचा लेंगे क्योंकि मैंने सुना है कि ऑपरेशन हो गया तो मैं माजूर हो जाऊंगा। कहते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड को लग गया तो हम माजूर हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन के अंदर डिस्क प्रोलैप्स का, ये तो सबसे सेफ ऑपरेशन है, ठीक है, वो सबसे ईजी भी है फॉर न्यूरोसर्जन्स, क्योंकि बहुत इसकी अल्लाह ताला ने, मैं बताऊं कि पता नहीं कोई रास्ता ऐसा रखा है कि उसके अंदर ना कोई ब्लड वेसल्स आती है ना कुछ आती है, वैसे करो सीधा ऊपर जाके तो निकाल के आपको सिंपल लगता है, बाकियों को नहीं लगता, लेकिन ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस इसमें बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसमें जो है ना रिजल्ट्स 100% है, स्पेशली जो अब गर्दन के मोरों के अंदर डिस्क स्लिप की बात करें तो ये तो उन्होंने ज़बरदस्त बात की है कि जिस तरह से ऑपरेशन करवाया अब ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ होंगे जो कि ऑपरेशन नहीं करवा रहे हो। मेरे पास अभी मैं गया हुआ था ईद पे, तो डॉक्टर जब घर जाता है ईद पे तो मरीज़ तो आते हैं और कुछ नहीं, हॉस्पिटल घर में खुल जाता है। तो एक उस्ताद साहब हैं मेरे पास अपने भाई को लेके, वो भी टीचर हैं, तो उनका जो है ना C5-6 पे डिस्क है और फॉर द लास्ट 6 मंथ वो पेन है जो जा नहीं रहा बेचारे के हाथ से, और वो इसी खौफ में, बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि वो जी मैं तो नहीं करवाता, माजूर हो जाऊंगा, मैं तो अभी यंग हूँ। अच्छा, ये डिस्क प्रोलैप्स यंग के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लंबर स्पाइन, ठीक है, तो वो इसी वजह से मैंने कहा भाईजान ये तो बिल्कुल ठीक ठाक फौरन कराएं और ठीक हो जाएं। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मोहम्मद वजीर अलबाग, आजाद कश्मीर से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? मेरी भी शरीर की हड्डी में तकरीबन दर्द है, वो बाएं वाली टांग में चला जाता है, जो गोल हड्डी आती है टांग की, इससे दर्द होता है, वो नीचे पाँव तक जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो कब से हो रहा है और आपने इसका क्या इलाज करवाया? तकरीबन 6 महीने से हो रहा है और मैं इसको जो है ना गोली शोली हल्की फुल्की दवाई खा रहा था। अच्छा, तो उस वजह से कोई इसमें दर्द जो है फर्क नहीं पड़ा है। उम्र भी बता दे। उम्र मेरी 38 साल है। और MRI आपने करवाया हुआ है अपने मोरों का, कमर के? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, यही है ना, देखिए आपको 6 महीने हो गए, दर्द आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये तो आपका टिपिकल प्रॉब्लम है जिसमें मोरों के अंदर नस ब्लॉक हो जाती है। तो इसका MRI टेस्ट करवा के आप प्लीज़ ज़रूर जो है ना हमारे पास तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह इसका ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने तो ये बताया। जी कुछ पूछेंगे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जी MRI कराना देखें कितना ज़्यादा ज़रूरी है और लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते, और जब तक डायग्नोज नहीं होगा कि क्या है तो फिर उसका मजीद इलाज भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए जो बड़ी फेमस बीमारी है अर्कुन्निसा जिसे कहते हैं, है ना मैं वही कहने लगी थी, अर्कुन्निसा। अच्छा, ये बताओ, अर्कुन्निसा नाम है लेकिन औरतों में कम होती नहीं होती, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये अर्कुन्निसा नाम इसका है क्यों? अर्कुन्निसा या शियाटिका है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और इसमें भी एक्चुअली हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है कि जब कोई
कोई दर्द में होता है ना, तो वो कहता है बस दर्द में रहूं, मैं हमेशा के लिए दर्द मेरा बढ़ता रहे, मैं कोई बहुत ग्रेट हो रहा हूँ शायद दर्द को फील करके। ये जो टेंडेंसी है ना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। आप खुद के ऊपर दर्द दे के कोई अच्छा महान काम नहीं कर रहे, बल्कि आप ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। इलाज मौजूद है और आप वो नहीं करवा रहे तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन इसमें लोगों की वही वाली बात है कि इलाज अगर डॉक्टर के पास चले जाए, अच्छा लोगों का ये भी है कि अगर आप सर्जन के पास चले जाए, उसने तो ऑपरेशन ही बोलना है, तो भाई जब ऑपरेशन होगा तो बोलेगा ना। ऐसा नहीं है कि हर बंदे को ऑपरेशन हम बोलते हैं, लेकिन ये जो है जैसे 6 महीने हो गए दर्द हो रहा है, तो इसका यही है कि इनकी डिस्लिप हो गई, सिम्टम से यही लग रहा है। अब गाड़ी है उसमें एक टायर पंक्चर हो गया, आप क्या मैं पंक्चर चेंज नहीं कराऊंगा, मैं पंक्चर के साथ ही चलाता रहूंगा, तो एक दिन आपका एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। इसके लिए कि इनका टेस्ट हो जाए एमआरआई का, और उसमें यकीनन जो है ना डिस्क की अपनी जगह से स्लिप है और इसमें ऑपरेशन से ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ये जो फुट ड्रॉप हो जाता है कि ऐसे आपका पैर जो है अचानक, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जब आप चलते हैं तो स्लैब से एक, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताइए। हाँ, फुट ड्रॉप जो है ना, जैसे अब इंसान को दर्द है जो कि टांग के अंदर जा रहा है और 6 महीने भी हो गए, तो इसमें अगर इलाज ना करवा जाए तो क्रॉनिकली नसों के ऊपर प्रेशर इतना पड़ जाता है कि आपकी जो ये आप जैसे पाँव ऊपर मैं कह रहा हूँ, ये सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो जब आप चल रहे होते हैं तो आपका पाँव खुद से, वैसे जब नॉर्मल भी चलते हैं तो होल्ड करके जाता है आपका पाँव, उसमें फ़ौरन ही ड्रॉप होके फर्श पे जैसे ताली की आवाज़ से लगता है, इस तरह लगता है। तो इसको फुट ड्रॉप बोलते हैं, जो आपके इख्तियार में पाँव की हरकत खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, इसका भी ऑपरेशन होता है। अगले कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप दोनों को मेरी तरफ से ढेरों दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। अर्ज ये है कि मेरा नाम बशीर अहमद है और मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 71 साल से करीब है। सही है। मेरे केयर हेल्थ वालों ने मुझे कहा था कि आपके 3 मोरे स्लिप है रीढ़ की हड्डी के। ठीक है। ये जो इस्लामाबाद में हेल्थ सेंटर है केयर हेल्थ, जी जी, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे, उन्होंने कहा था कि 3 मोरे आपके स्लिप है। कुछ दिन उन्होंने फिजियोथेरापी की। अच्छा। तो फिजियोथेरापी के बाद उसको को तुम्हें थोड़ा नॉर्मल हो गया। अब दोबारा से मेरी जो टांगे भी सुन्न हो गई हैं और टांगों में पिंडलियों में दर्द आता है और पाँव सुन्न रहते हैं, चलना फिरना आपसे चलना नहीं हो सका, घुटनों में भी दर्द, घुटने तो दोनों फारग हैं बिल्कुल। उम्र मेरी तकरीबन 70 साल से ज्यादा है। और शुगर तो नहीं है ना आपको? नहीं सर, शुगर नहीं है। ठीक है, सही है। एमआरआई तो आपने करवा लिया अपना? जी उन्होंने टेस्ट किए थे मेरे। चलें ठीक है, सही है। बहरहाल इसका मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, इसको सुनिएगा, अमल जरूर करना है, सुनना नहीं है सिर्फ। मुझे कोई दर्द की गोली ऐसी बता दी जाए। हर किसी को दर्द की गोली तो ठीक है, दर्द की गोली तो आपको जरूर बता देंगे, लेकिन जो आपको प्रॉपर इलाज है वो आपको बताएंगे। मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस भी अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप बेशक मुझसे मिल लीजिएगा। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह सेहत दे। जी पहले तो बता दें सारा कुछ। दर्द की गोली जो है ना वो तो खा रहे होंगे ऑफ कोर्स, डेफिनेटली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो दर्द की गोली तो सबसे पहले डॉक्टर लिखता है। इनको जो बीमारी है वो है स्पाइनल स्टीनोसिस। ठीक है, अब स्पाइनल स्टीनोसिस वो बीमारी होती है जिसमें हराम मगज़ जिस नाली से गुजरता है वो तंग हो जाती है। जब वो तंग हो जाती है तो पाँव के अंदर से जान चली जाती है, समझ लें। ठीक है, बंदा ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, चंद कदम लेने के बाद टांगें ऐसे अकड़ जाती हैं कि बंदा उससे अगला कदम नहीं ले सकता जब तक कि वो 5 मिनट बैठ के रेस्ट ना कर ले। और ये बड़ा मिजरेबल कंडीशन सी हो जाती है कि आप चंद कदम के बाद फिर 5-10 मिनट बैठें फिर चले, बहुत अच्छा। इसके ऑपरेशन की तरफ आए तो बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है। करना क्या है, आपने एक नाली ब्लॉक है उसको खोलना है बस, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। उससे डरना किस बात का, गोली से अपना जो गुर्दा और जिगर बिल्कुल आप फारिग करेंगे, उससे बेहतर है कि ये छोटा सा करवा लें और आप चलने के काबिल हो जाएंगे। अब आप उनको बता दें, आप बैठते का अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल बैरकों में जो है ना हमारी ओपीडीज के दिन होते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो आप वहाँ पे आ जाएं तो आपका इलाज इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं, ये जो हम इस तरह से टाइपराइटर पहले होता था, अब तो खैर कंप्यूटर होता है या फ़ोन होता है, उसकी वजह से भी, या जो लोग इस तरह खाना बनाते रहते हैं, ईद पे बनाती रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इधर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसे मैं आपको बताऊँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है। वैसे ही जब बीमारियों का जिक्र होता है, स्पेशली न्यूरोसर्जिकल बीमारियों, तो उसमें बीमारियाँ कुछ ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, कुछ मर्दों के अंदर ज़्यादा होती हैं। तो ये जो आप बता रही हैं, खाने से बात याद आ गई, तो वैसे खाने के साथ इसका लिंक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीमेल जेंडर की ऑफ कोर्स है। इसमें इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। जो नस आपकी गर्दन से निकल के हाथ में ट्रैवल करके आती है, इस एक ख़ास किस्म की टनल से गुजरती है। टनल एक
छोटा रास्ता जिसको बोलते हैं, टनल से सब वाकिफ़ होंगे, तो वो सिकुड़ जाती है। तो जब वो सिकुड़ती है तो नस उनके अंदर प्रेस हो जाती है। जब वो प्रेस होती है तो आपका हाथ आहिस्ता आहिस्ता सुन होना शुरू हो जाता है। आप छोटा सा काम करते हैं तो हाथ थक जाता है, हाथ के अंदर सुइयाँ सी लगती हैं या चिंटियाँ सी चलती रहती हैं, और रात के वक्त स्पेसिफिकली जब आप सो रहे होते हैं तो आप दर्द की वजह से जाग जाते हैं और फिर सोना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये बहुत कॉमनली फीमेल के अंदर होती है, ओबीस के अंदर होती है, डायबिटिक्स के अंदर होती है, और अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर कॉमनली फीमेल्स के अंदर ये चीज़ और इसमें भी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। इसमें भी एक ही दिन लगता है इसमें या कुछ घंटे लगते हैं? इसमें तो आधा घंटा भी, इसमें तो 10 मिनट लगते हैं। इधर से हल्का सा वो खोला उस नाली को, बस अल्लाह खैर सलाह, और बस फिर वो कुछ भी ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये बात ये है ना कि ना खून होता है, मतलब ना इसमें ब्लीडिंग होती है, ना उसमें ऐसा। चलें एक और कॉलर पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं मरी से मखदूम हुसैन शाह कर रहा हूँ। जी। मेरे सिर में बैक साइड पे दर्द होता है, तकरीबन कोई आज एक हफ्ता हो गया है, और जब मैं लेटने की कोशिश करता हूँ तो मुझे 5 मिनट के बाद जो है ना दर्द शुरू हो जाता है। सही है। फिर उठ जाता हूँ तो दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है। आपको स्पेसिफिकली दर्द गर्दन में हो रहा है कि कमर के अंदर? आप सॉरी पीछे, सर के पीछे। अच्छा, सर के पीछे हो रहा है। ठीक है। सिर की बैक साइड पे। बाजू में तो नहीं जाता? नहीं, बाजुओं में नहीं है और किसी जगह पे नहीं। तकिया आपका छोटा है कि बड़ा है? तकिया छोटा है। बहुत छोटा है? नहीं, तकिया एक ठीक है। ठीक है। तो गर्दन इधर साइड पे करने में, ऊपर नीचे करने में दर्द होता है आपको? बाकी नहीं, बस जिस वक्त मैं कोशिश करता हूँ सोने के लिए, बस सोते ही आप बता रहे हैं दर्द होता है, इसके अलावा नहीं? मेरा ख्याल है दर्द हो रहा है उनको। आपको वैसे हाथ लगाने से भी हो रहा है? आप हाथ से दबाते हैं तो? जब मैं उठ के बैठता हूँ उसके बाद मैं हाथ लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे यहाँ पे। ठीक है। हाथ सुन तो नहीं होते आपके? जी, हाथ सुन तो नहीं होते? हाथ नहीं सर, हाथ पैर सुन नहीं होते। चलें ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ, आप प्लीज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अच्छा, इस तरह के जो दर्द होते हैं ज़्यादातर जो है ना ये मस्कुलर पेन्स होते हैं। ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपने एक तो अपना पोस्चर देखना है कि तकिया आपका छोटा है बड़ा, अपने हिसाब से थोड़ा दरमियाना हो, बहुत छोटा भी ना हो बहुत बड़ा भी ना हो। दोनों सूरत में आपकी जो सर्वाइकल कर्वेचर होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर दर्द होता है। और नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं या आप स्मोकर हैं तो ये दोनों चीज़ें आपने इसको अवॉइड करना है। पानी ज़्यादा पीना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और साथ में इसके आपने मसाज करना है किसी भी पेन किलर से, तो ये ठीक हो जाता है। इसमें कोई ख़तरे वाली या ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है वो इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, कभी भी इस तरह का दर्द होता है तो वो जो है वो कुछ लोग जो है वो ब्लॉक्स लगवा रहे होते हैं, और कुछ लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं। और आजकल जो थेरेपीज़ के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहे होते हैं, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हम ये PRP कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम स्टेम सेल कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम शुआओं से इलाज कर रहे हैं। तो लेकिन आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि लोग जाके वहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो ठीक नहीं होते। जब भी मेरा इंटरनेशनल जो है ना हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या वर्कशॉप होती हैं, वहाँ पे जाना होता है तो उसमें ये चीज़ स्पेसिफिकली इसका एक्सटेंशन होता है। अगर हमारी हैंड्स ऑन वर्कशॉप जैसे हैं तो उसमें इंजेक्शंस का एक स्पेसिफिकली एक हमारा एक्सटेंशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना ये चीज़ काफ़ी फैल गई है, मतलब लोग कर भी रहे हैं। बात ये है कि आप सही तरीके से अगर कर रहे हैं तो फिर तो इट्स वेरी इफेक्टिव। मतलब आपने एक फ्लोरोस्कोपिक मशीन के जरिए टारगेटेड, जहाँ पे आपने ये नहीं है कि बस इंजेक्शन पकड़ा जी ये लेट इधर लगा। नहीं, इसमें मैं बताना चाह रही थी कि आप लोगों को थोड़ा बताएंगे कि जो एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक न्यूरो सर्जन होता है, वो जानता है कि ये नसें यहाँ से गुजर रही हैं और इस नस पे मैंने यहाँ इंजेक्शन लगाना। खाली कोई भी इंजेक्शन लेके लगा देना वो नहीं है। और ये जो स्पेशली इस तरह के इंजेक्शन होते हैं बहुत सेंसिटिव, अगर गलत जगह पे लग जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं वो बताइए, ताकि लोग लाइसेंस डॉक्टर के पास लोग जो है ना, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो कि अब अस्पताल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि जो बंदा अस्पताल में काम करता है वो बाहर डॉक्टर है, चाहे वो अस्पताल में वार्ड बॉय है जो भी है, तो वो भी इंजेक्शन लगा देते हैं। इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली होते हैं स्टीरॉइड्स। बॉडी के अंदर आप कहीं भी स्टीरॉइड डाले, उन्होंने तो अपना इफेक्ट दिखाना है। तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए मरीज कहे कि मैं ठीक हो गया हूँ, और वो दूसरे मरीज भी फिर उसके पास भेजते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉपर्ली न्यूरो सर्जन से लगाते हैं तो वो एक ख़ास मशीन होती है, फ्लोरोस्कोप जिसको बोलते हैं, वो उसके गाइडेड लगाता है इंजेक्शन, और जहाँ से नस ने निकलना होता है वो उस जगह पे दवाई डालनी होती है। ये नहीं कि बॉडी के किसी हिस्से में वो लगा दो, वो इफेक्टिव तो होगा, मतलब जनरली सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा लेकिन उस बीमारी को खत्म नहीं करेगा। तो बीमारी खत्म करने के लिए बेसिकली ऑपरेशन करा के सर्जरी से जो भी उसकी कंप्रेशन है, जो भी मैं फिर वही कहूँगा कि अगर तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं डिसहर्निएशन की,
उसके अंदर इंजेक्शंस इफेक्टिव होते हैं अगर वो सही तरीके से और प्रॉपर किसी जो क्वालिफाइड बंदा है उससे लगाए जाए। ठीक है, चलिए जी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से है? जी वालेकुम सलाम, मैं फरूख शबीर बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी पूछिए। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब मुझे जब सोता हूँ मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं ऊपर, ऐसे लगता है जैसे नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ऊपर वाला सही है, समझ आ गई। फिर मैं लेफ्ट करवट लेता हूँ तो फिर भी यही फीलिंग होती है मुझे। बस आप आज आपने दो लफ्ज़ बोले हैं, आपकी बीमारी तो समझ गए, मैं थोड़ा सा आपको उसके मुतालिक थोड़ा बताऊंगा कि आपको है क्या और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है सर? जी जी, वो मैं आप डायबिटिक तो नहीं है, शुगर तो नहीं? वो नहीं है सर, मुझे यहाँ डॉक्टर साहब को मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा था आपको ब्रेन वर्टाइगो है। ठीक है, और इसको बेसिकली जो है ना मेडिकल लैंग्वेज में वर्टाइगो ही बोलते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंसिव तो नहीं है आप, मतलब ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं है सर। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते? कुछ भी नहीं है सर। पानी कितना पीते हैं? उम्र मेरी 42 ईयर है। और पानी पीते हैं कि नहीं? पानी भी पीता हूँ, 8-10 गिलास तो डेली पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इस पे बात करता हूँ, आपने उसको सुनना है, उस पर अमल करना है। तो ये ठीक है, ओके। तो इसको जो ये पोजीशन बता रहे हैं स्पेसिफिकली, जब बंदा लेटे और चक्कर आना शुरू हो जाए या उठ के सर जैसे हिला जाए, इसको बोलते हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। तो नाम से ही जाहिर है कि ये बिनाइन है, कोई खतरे वाली बात इसके अंदर है नहीं। इसके अंदर बेसिकली जो आपका इनर एयर होता है उसके अंदर कुछ खास किस्म का लिक्विड होता है जो आपको बैलेंस देता है। तो अगर थिकर हो जाए, उसके अंदर कंक्रीशंस आ जाएं, तो वो जैसे ही आप सर घुमाते हैं तो जैसे घूमते हैं तो एयर सेल्स होते हैं बड़े नाजुक से, तो उस वजह से ये चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इसका हल ये है कि एक तो आपने, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, ठीक है, 2 हफ्ते रहेगा, 3 हफ्ते रहेगा। अगर आप कोई दवाई ना भी खाएं तो आपने ठीक हो ही जाना है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक दवाई होती हैं जो कि आजकल सबको याद है, वैसे ही चक्कर आ रहा है सर खा लो, आज सबको पता होता है। ठीक है, एक तो वो भी खानी होती है, साथ में आपने इसमें डाइटरी हैबिट्स में नमक का इस्तेमाल कम करना होता है और पानी ज़्यादा पीना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है। पानी आपने ज़्यादा पीना है, सर की एक दवाई होती है या उसके नाम से कुछ 1-2 दवाइयाँ और हैं, वो खानी है, तो इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में सेटल हो जाएगा, इसमें कोई खतरे वाली बात। अच्छा, बेसिकली इन्होंने भी जैसे बोला ना कि ये तो कान के अंदर की आपने कहा कि उसकी वजह से हो जाती है, और कान और इस एरिया से हमारा बैलेंस भी जुड़ा हुआ है, और जैसे हमारा बैलेंस अगर आउट हो तो खुदा न खास्ता फालिज की भी अलामात हो सकती है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस को इफेक्ट कर रही होती है, उनका न्यूरो सर्जरी से कोई ताल्लुक है? जैसे जिन लोगों की गेट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाए, उनके लिए कोई हल है इसमें? अब इसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि वही 60 के बाद होती हैं, ओल्ड एज होती हैं। उसमें एक बीमारी होती है जिसके बोलते हैं NPH। अच्छा। NPH वो होती है कि दिमाग के अंदर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो 3 चीज़ें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। अच्छा, पहले एक कॉलर ले लें, सॉरी, फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा बात करें खानेवाल से? जी पूछिए। बच्चा है 12-13 साल का। जी। उसको है पैदाइशी कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी बिल्कुल। उसका प्रॉब्लम है, कुछ तो वो चलता रहा है, 8-7 साल की एज तक चलता रहा है, अचानक वो चलना बंद हो गया है, तो उसके पट्टे सूजे। उसका कोई हल है आपके पास? कोई इसका ट्रीटमेंट हो सके या कुछ हो सके? वैसे हम नैरो सर्जन है डॉक्टर फैसल इकबाल, उसको चेक करवाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। उन्होंने यही कहा है कि आप इसका क्या नाम है, बस थोड़ी बहुत दवाई चलाते रहें और एक्सरसाइज करवाते रहें। बिल्कुल जी, थैंक यू। वैसे बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और अनफॉर्चुनेटली और बच्चे पैदा करते रहते हैं उसी बीमारी। फिर मैं वही कहूँगा कि ये कज़न मैरिज को थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरी बात है, जब ये इस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्पेसिफिकली आ जाती है तो ये इनक्यूरेबल होती है। अनफॉर्चुनेटली ये जेनेटिक्स होती हैं, इसके अंदर जीन्स जो है ना वो आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आप जीन्स को तो नहीं चेंज कर सकते। अब इसमें अगर हो जाता है बच्चों को तो आपने उसके फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली करवाते रहना है। साथ में कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि बेसिकली पट्टों के कड़ाव को रोकती हैं, उस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जाता। हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, और हमारे यहाँ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग प्री नेटल काउंसलिंग भी नहीं करते और बच्चा पैदा होने से पहले भी नहीं देखते, और जब एक दफ़ा हो जाता है बच्चा इस तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तो और बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, क्योंकि आपकी ये टेंडेंसी है कि उसमें वो ड्यूशेन या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, और उसमें यही होता है कि कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और वो खड़ा नहीं हो सकता। कंटिन्यूस किस्म की फिजियोथेरेपी और मज़ीद जैसे उन्होंने कहा कि स्पेस्टिसिटी को रोकने के लिए जो दवाइयाँ हैं वही इसका हल है। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन दैट इज़ हाउ इट इज़। जी, हम क्या बात कर रहे थे? BPN NPH की बात कर रहे थे। उसमें जो 3 चीज़ें होती हैं जो बड़ी कॉमनली कोई भी नोटिस कर लेते हैं अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली, वो ये होता है कि एक तो याददाश्त चली जाती है, वो बात करते हुए भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो पेशाब का छोटे का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, कहीं पे भी वो यूरिनेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है चलना, उनको ये नहीं पता होता कि मेरा पाँव अभी कहाँ बढ़ रहा है, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, तो ये कॉमनली होता है।
और इसको जो है ना ट्रीटेबल कॉज है, इसको अगर हम उस प्रेशर को कम कर लें तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? ये पहले तो इसके ये सिम्टम्स है जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं इस बीमारी के लिए। अगर किसी को है तो इसका मतलब 90% चांसेस है कि यही बीमारी। ठीक है। तो इसमें हम MRI करवाते हैं जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हमने देखने होते हैं कि प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं। और तीसरी चीज़ होती है कि हम कमर के से पानी निकालते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं इस बीमारी के साथ और फिर वो कहते हैं नहीं कमर से पानी नहीं निकालना, पता नहीं मरीज़ मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, पैरालाइज, वही वाली बात है। लेकिन वो फिर ये होता है कि अक्सर फिर बाद में पानी निकलवा भी लेते हैं। अच्छा, जब हम पानी निकालते हैं तो अगले जो 2 हफ्ते होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपने उसके सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो ज़्यादातर मरीज़ जिनको ये बीमारी होती है वो पानी, जब उनका प्रेशर कम होता है तो उनका चलना बेहतर हो जाता है, यादाश्त अच्छी हो जाती है। यादाश्त, आपने कहा पेशाब पे कंट्रोल, यादाश्त और बैलेंस, ये 3 चीज़ें आपने कही है। ठीक है, एक और कॉलर पहले ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम जी पूछिए। मैं तरनौल से बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची है छोटी, उसके मुतल्लिक। जी जी पूछिए। वो बच्ची मेरी 3 साल की है तो अभी तक बैठ नहीं सकती। सही है। तो पैदाइश भी उसकी हॉस्पिटल में हुई है तो डॉक्टर कहते हैं कि पैदाइश के वक्त उसको कुछ मसला हो गया। वो रोई थी पैदा होने के बाद फौरन? तो इसका दिमाग थोड़ा सा छोटा हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए जी आप आंसर सुनिए। बच्ची जो है उसके हाथ पाँव चल, वो बैठ नहीं सकती है लेकिन वो बेड पे ले सकती है। चलें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बात फिर वही वाली आगे जो हम पहले, हाँ CP चाइल्ड है, टाइम ही है इसका इलाज है। आपने उसको डाइट अच्छी रखनी है, हाथ पाँव की वर्जिश करवानी है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दिमाग की ग्रोथ को बेहतर करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा टाइम फैक्टर होता है, जितना टाइम गुजरेगा वो बेहतर हो जाएगी। एक्चुअली हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है ना कि जब हम केयर नहीं करते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जब डिलीवरी करा रहे होते हैं तो अच्छे टर्शरी हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती, तो खून की कमी हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास ये जो नहीं सही तरह से बच्चे को नरिशमेंट पहुँच सकती तो वो बच्चा जो है वो CP चाइल्ड कहलाता है और फिर उसके सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो रिटार्टेड हो जाते हैं। और उसमें यही है, आप कर सकते हैं कि यही जो इतनी भी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन, और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में कोई ट्रीटमेंट भी आ जाए। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लें कि आपने कहा कि पानी का प्रेशर कम करने का वो, हाँ जी बिल्कुल, हम उस पानी निकालते हैं। अगर वो मरीज से ठीक होता है तो फिर अल्टीमेटली एक नाली डाल के उस प्रेशर को जो है ना कंटिन्यूअसली कम रखा जाता है। हाँ जी, शंट बोलते हैं उसको। ठीक है। और शंट के अलावा एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी। वो एक कैमरे वाला ऑपरेशन होता है जिसमें बंद नालियों को थोड़ा सा खोला जाता है और मरीज उससे भी 60% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बेहतर है। ये जो बच्चों के अंदर वो पानी होता है सर के अंदर, उसमें पैदा होते हैं हाइड्रोसेफेलस, उसका भी हल है? उसका हल डेफिनेटली है। सबसे पहले तो मैं प्रिवेंशन की बात करूंगा, आपके इस चैनल के थ्रू सारी अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी प्रेगनेंसी हो सबसे पहले तो आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, और डॉक्टर को तो चेकअप तो लाजमी ही करवाना है। प्लस अगर आपकी फैमिली में, आपके दूर पार में किसी को ये प्रॉब्लम है कि कोई बच्चा ऐसा हुआ है जिसका सर बड़ा है या कमर पे फोड़ा है, तो आपने एहतियात करनी है और चेकअप लाजमी करवाना है। और फॉलिक एसिड 4 मिलीग्राम टैबलेट्स आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी और उसके बाद भी खाते रहना है, तो ये इससे प्रिवेंशन होगी। अब बात आ जाती है कि जब ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उनका क्या करना होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने देखना है कि कमर के फोड़े का वॉल्यूम ज़्यादा है या दिमाग के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर तो पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें शंट भी डाल सकते हैं आप, उसमें ETV जो एंडोस्कोपिक है वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में ज़्यादातर कैमरे वाला ऑपरेशन मैं अवॉइड करता हूँ कि उनके उसके फेलियर रेट्स ज़्यादा हैं। लेकिन बच्चे की जान बचाई जा सकती है और वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है। अब इसमें पैरालिसिस तो होती है ऐसे ज़्यादातर बच्चों को जो है ना, इनके लोअर लिम्स और जो स्फिंक्टर्स होते हैं, छोटे बड़े पेशाब का कंट्रोल का निज़ाम, वो पहले से ही अंडर डेवलप्ड होता है। अच्छा। तो वो तो शायद उसी तरह ही रहता है, लेकिन ये है कि उसकी केयर इजी हो जाती है कि आप एक बच्चा है जिसके अंदर पीछे फोड़ा है, आप उसको उठा भी नहीं सकते ना उसकी वो कर सकते, तो जब वो बंद हो जाता है तो उससे आप उसकी केयर इजीली कर सकते हैं। अच्छा। और ये भी चांसेस है कि अगर आप अर्ली ऑपरेशन करवा लेते हैं तो कुछ बेहतरी हो जाए उसके। अच्छा। टांगों की ताकत की और छोटे बड़े पेशाब की। नेक्स्ट चीज़ जो ऐसे बच्चों के अंदर होती है वो पानी के अंदर ब्लॉक हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और सर बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो भी कुछ लोग टाइमली ऑपरेशन नहीं करवाते। दम दरूद बेशक डलवाएं, लेकिन ये है कि टाइमली अगर कोई कहता है दिमाग में पानी है तो उसका ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि इतना बड़ा सर हो जाता है लिटरली। अब जब हड्डी इतनी बड़ी हो गई, आप कुछ भी कर लें, हड्डी नहीं तो वापस नहीं आना। तो फिर कहते हैं सर हमारे बच्चे का तो सर अब छोटा नहीं हो रहा, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये जो हड्डी है ना, अब ये तो मोल्ड बन गया है, अब इसने तो वापस नहीं जाना।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर असद थे, डॉक्टर असद जावेद, न्यूरोसर्जन। और आपने ये सारी बातें सुनी कि आपके सर के अंदर दर्द है या कमर के अंदर दर्द है या इस तरह की कोई भी आपको अलामात आ रही है, आपका बैलेंस आउट हो रहा है, नज़र का मसला हो रहा है, उल्टी आ रही है, जैसे उन्होंने कहा पेशाब का कंट्रोल जा रहा है, पैर ड्रॉप हो रहा है, हार्ट ड्रॉप हो रहा है, नमनेस या सुइयां चुभ रही है, आपने किसी भी चीज़ को डिले नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, MRI करानी है और न्यूरोसर्जन से जाके सर्जरी ज़रूर करानी है ताकि वक्त के ऊपर जो इलाज होगा आप अपाहिज होने से हमेशा के लिए जो है वो बच जाएंगे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।